ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टीज टू चेक। सबसे पहली पार्टी ड्रॉवर, द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक, दैट इज मेक्स द चेक लेटर। बता, बराबर है कि नहीं? लेटर कौन रहता? पेमेंट करने वाला या पेमेंट रिसीव करने वाला? दोनों आंसर आ रहे हैं। पेमेंट पक्का। हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल। प्राइमरी एंड कंडीशनल, अनकंडीशनल नहीं बोला, प्राइमरी एंड कंडीशनल बोला है, ठीक है। ड्रॉई, द स्पेसिफिक बैंक ऑन whom check is drawn, he makes the payment of the check. In case of check, drawee is always a banker. अपन ने भी यही पढ़ा, ड्रॉई चेक के केस में हमेशा एक बैंकर ही होता है। अब आता ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तुम समझा? ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। क्लू दिए मैंने थोड़े से। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, सी का मतलब कैश क्रेडिट, बाकी लोन फैसिलिटीज और भी जो बैंक्स देती के रिलेशन में तुमको समझाना है ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। ओवरड्राफ्ट से उसके पैसे पे किए जाएंगे, का यही है। तो यहाँ ड्रॉइंग केस ऑफ नीड है कौन? बैंक खुद है। ठीक है, तो अब सुनना पूरा, मैं समझाता हूँ। सही बोला उसने, एकदम परफेक्ट बोला। नाइस। ना मैंने क्लू भी सही दिया तेरे को, ऐसा नहीं। मैं पूरा समझा रहा, तो पूरा सुनना ध्यान से, समझ जाएगा अच्छे से। सेलर, बायर, as well as seller is the creditor, buyer is the debtor। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये सबको समझता? हाँ। सेलर ने वेरी ऑब्वियसली बेचे हुए हैं गुड्स, इसको बायर, ऑब्वियसली बायर से लेने बाकी है पैसे, तो सेलर ने बायर पे निकाला बिल ऑफ एक्सचेंज। हम अभी बिल के सिलसिले में बात कर रहे हैं, या तो चेक, तो हम दोनों के कंसेप्ट सेम ही रहेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो ए ने निकाला बिल ऑफ एक्सचेंज किस पे? बी पे। या तो फिर अगर वो चेक दे रहा वाला था, कौन? बी, यही चीज उल्टी हो जाएंगी। समझ में आया? चेक साइन करके देगा कौन? बी, तेरा चेक, और वो दे देगा किसके फेवर में? ए के फेवर। समझ में आया? बट अ चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ, याद रखना अब इसको। यहाँ तक क्लियर है? ए का अब एक बैंक अकाउंट है, और अगेन बी का भी एक बैंक अकाउंट है। इतना समझा? ए का भी बैंक अकाउंट है और बी का भी एक बैंक अकाउंट। बी के बैंक अकाउंट से एक फैसिलिटी लिंक्ड है, या तो ओवरड्राफ्ट वाली या तो कैश क्रेडिट वाली, लिंक्ड। समझ आया? अमाउंट्स लेते हैं बी के बैंक खाते में, जो बी के खुद के पैसे हैं, जो बी के खुद के पैसे हैं, वो ठहरे 20,000 रुपए। बी ने जो चेक इशू किया है ए को, वो ठहरा 50,000 का। कितने का? तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब ओडी या सीसी ना हो, तो ऑब्वियसली ये चेक रिटर्न आएगा, बाउंस होगा।
मतलब पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, और पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा तो ए को अधिकार मिल जाएगा कि वो केस फाइल कर सकता है किस पे, बी पर। ना समझा? बहुत सिंपल है ये। लेकिन हमारे केस में ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास ओडी है या तो पीसी है। मान लो कि बी को बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है 70,000 रुपए की। कितने की? 20,000। पक्का समझा? तो क्या अब ये चेक क्लियर होगा या नहीं? होगा कि नहीं? पक्का। तो जब बी ने चेक ड्रॉ किया था अपनी बैंक पर, तब बी ने क्या सोचा था कि मेरे खाते से पैसे जाएंगे, मेरे पैसे जाएंगे, बरोबर है। लेकिन चेक इशू करने के बाद बी के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, पूरे पैसे नहीं है, 30,000 से कम पड़ रहे हैं। तो ये 30,000 किसने ऐड कर दिए? बैंक ने अपने तरफ से बी के खाते में ऐड करके बी का 50,000 का चेक क्लियर होने दिया। आया क्या समझ में? तो अब बी के ये पूरे 20,000 कट जाएंगे और बी के खाते में बैलेंस कितना दिखेगा? -30,000। ये सबको समझ में आया कि नहीं? हमारा चेक कितने का था? 50,000। बी का पॉजिटिव बैलेंस कितना था? बी का पॉजिटिव बैलेंस कितना था? 20,000 था। उसमें ऑब्वियसली 50,000 का चेक क्लियर नहीं होना था, तो जो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी उसमें से तुमने कितना यूज किया? कितना? जैसे ही तुमने उसमें से 30,000 यूज किया तो पॉजिटिव बैलेंस तो कटा ही कटा, एट द सेम टाइम तुम्हारे अकाउंट में अब बैलेंस -30,000 दिख रहा है। मतलब किसने मदद की? बैंक ने मदद की। किस बारे में मदद की बैंक ने? कि जो चेक तुमने इश्यू किया हुआ है ज्यादा अमाउंट का, जबकि तुम्हारे अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तो बैंक ने हेल्प की वहां पर एडअप करके कि भाई 20 प्लस हमारे तरफ से 30, ऐसे करके बैंक ने तुम्हारा चेक क्लियर होने दिया। ऑब्वियस सी बात है बैंक ये 30,000 तुमसे वापस वसूलने वाली है, ये कोई दो राय नहीं है। बैंक यहाँ पर गारंटर नहीं हो गई? गारंटर नहीं है क्या बैंक यहाँ पर? बैंक ने किसी भी हालत में अपने कस्टमर का चेक बाउंस नहीं होने दिया, मतलब कस्टमर को कहीं किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पक्का। अगर कस्टमर का चेक बाउंस हो जाता तो अगला एक डैमेज क्लेम करता था, कमेंट सेक्शन में लिखना। कौन सा? विंडिक्टिव या तो एग्जेम्पलरी। आया क्या याद? रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय द बैंकर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में। तो डैमेज क्लेम करता था कौन? ए। समझ गया? सॉरी, बी क्लेम करता था अपने बैंक वाले से। रॉन्गफुल है ना, डिसऑनर। तो कंसेप्ट पे आते वापस की इसमें से फैसिलिटी कितने की यूज कर ली अपन ने? 30,000 की। कितने की? 30,000 की फैसिलिटी यूज की और वो चेक बैंक ने क्लियर होने दिया। मतलब ए को बैलेंस मिला 50,000 का अपने बैंक अकाउंट में, आ गए पैसे। समझ रहा? जिसमें हेल्प की बी के बैंक ने। तो वहां पर जो बैंक है वो ड्रॉई भी है और एट द सेम टाइम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी है। समझ रहा? बैंक क्या है? ड्रॉई तो है इच, एज वेल एज वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी है। नीड क्यों बोल रहे? नीड क्या थी? पैसे कम पड़ रहे थे ना, तो किसने प्रोवाइड किए? मैंने बोला बैंक वहां पर गारंटर के तौर पर दिख रही है। आया समझ में? का? तो ये ड्रॉई इन केस ऑफ नीड रहता। तो व्हेन इन द बिल और इन एनी एंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉवी, इन एडिशन टू द ड्रॉई, मतलब ड्रॉई के साथ साथ और एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जो कि आमतौर पर गारंटर रहता। अब देखो, क्योंकि अपन चेक पढ़ रहे थे इसके लिए मैंने बैंक का ही यूज किया नाम, लेकिन अगर यही चीज बिल ऑफ एक्सचेंज होती, क्या होती? हाँ, तो ए बिल निकालता बी के ऊपर और बी के साथ साथ में एक और पार्टी उस बिल को साइन करती, वो था सी। मतलब कल को अगर बी पेमेंट नहीं कर पाता था तो कौन पेमेंट करता था? और सी यहाँ पर काय का काम कर रहा। आया याद? ऐसा समझा? ओरिजिनली पेमेंट किसने करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बी पेमेंट नहीं कर पा रहा इसके लिए अब उसके बिहाफ पर पेमेंट कौन कर रहा? सी। तो सी क्या हो गया? ड्रॉई इन केस ऑफ, ड्रॉई इन केस ऑफ, और बी क्या है? ड्रॉई। अरे सिंपल है ना, ए ने बिल निकाला ना तो ए बना और बी बना और सी बना ड्रॉई इन केस ऑफ। तो अगर बी ने पैसे दे दिए होते तो
सी के पैसे देने की कोई जरूरत बोले, अगर बी ने पैसे दे दिए होते तो सी को पैसे देने की कोई भी जरूरत, क्योंकि बी नहीं पैसे दे पा रहा, इसके लिए पैसे कौन दे पा रहा है, दे रहा है सी। सेम गोज विथ चेक, क्योंकि बी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है उतना, इसके लिए कौन पैसे दे रहा है, ऊपर के बैंक। लेकिन अगर बी के अकाउंट में 1 लाख रुपए होते और उसने 50,000 का चेक इशू किया होता तो बैंक की कोई जरूरत, मतलब बैंक से हमको लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमारे खाते से ही उतना बैलेंस कट जाता था, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मतलब ड्रॉइंग केस ऑफ नीड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आया क्या समझ में सबको, पक्का। आगे, तो पे द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट दैट इज द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड, मतलब जिसको पेमेंट रिसीव होने वाला है, or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called as payee. The payee may be the drawer himself or a third party. कौन रहेगा payee? drawer himself और या तो एक third party। समझ में आया क्या? payee खुद drawer रहेगा या तो फिर थर्ड पार्टी रहेगा। ये चेक के केस में ड्रॉवर हिमसेल्फ कैसे बुला रहे पेई को, सोच के मेरे को जवाब दो, अभी तुम जवाब देंगे इसका क्लियर। चेक के केस में ड्रॉवर को ही वो पेई बुला रहे हैं, और हमने तो ये पढ़ा है कि ड्रॉवर ड्रॉई और पेई तीनों अलग अलग रहते, फिर कैसे क्या बुला रहे हैं वो यहाँ पर तुम समझाएंगे ये, और मैंने समझाया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करके जवाब दो, बोलना। मैंने क्या पूछा तुमको, समझा ना? जिसको समझा वो जवाब दो, बोल अनवी। अबे चेक की बात कर रहे तो बिल की बात क्यों कर रही है? क्यों? अरे तो खुद पे भी चेक निकाले ना डियर, तो उसका फायदा क्या होगा उसको? तो ये बोलना तू खुद पे चेक निकालेगा, खुद पे चेक निकालेगा, इस पे अटक गई तू। हाँ, तू सही बेटा, मैं गलत, हाँ मैं गलत, आई अग्री। सुनो, अगर ड्रॉवर और पी दोनों सेम है, इसका मतलब ड्रॉवर अपने खाते से कैश विड्रॉल करने जा रहा है या तो एनईएफटी या आरटीजीएस करने जा रहा है, अब भी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अगर ड्रॉवर खुद के नाम पर चेक निकाल रहा है, खुद के लिए, कोई इसके अंदर पेई अलग से पार्टी नहीं है, मतलब ड्रॉवर एंड पेई आर बोथ दी सेम पार्टी, इसका मतलब ड्रॉवर खुद अपना चेक लेकर जाएगा अपनी बैंक के पास और मांगेगा उनसे बदले में कैश। एक तो ये, या तो फिर ड्रॉवर चाह रहा है कि वो इस चेक का वापर करके एनईएफटी या आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन करे। समझ में आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था चेक यूज होगा और एक फॉर्म रहता है आरटीजीएस एनईएफटी का, ये कॉम्बिनेशन चलता है। और चेक जब आप लिख कर दोगे एनईएफटी आरटीजीएस के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा योर सेल्फ या सेल्फ फॉर आरटीजीएस या योर सेल्फ फॉर आरटीजीएस या योर सेल्फ फॉर एनईएफटी। वो सेल्फ का मतलब क्या है? खुद के नाम पर। आया क्या समझ में? अरे हो के नहीं, डन, जा ध्यान से पढ़ लो अब। The person named in the instrument, that is the person in whose favor a check is issued, to whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid, is called as payee. The payee may be the drawer himself or a third party. The payee may be the drawer himself or a third party. समझ गया? तो थर्ड पार्टी हो भी सकता, या तो ड्रॉवर खुद भी अपने नाम पर चेक निकाल सकता है। समझ में आया क्या तुमको ये? मैंने इसलिए बोला था पार्टीज क्लियर करो, मैंने ये पॉइंट तुमको पहले ही बता दिया था कि वो इसका कैश विड्रॉल कर सकता है, अकाउंट पे ही नहीं किया तो याद आया, क्रॉस मार्किंग बताई थी। आगे, चेक, person who is the maker, that is drawer, person who is directed to pay, that is the drawee, and person in whose favor the check is issued is called as payee. आगे, essential characteristics of check, जो हम ऑलरेडी कल वैसे डिस्कस कर चुके थे। ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो तो लागू होंगे, मतलब वो 8 पॉइंट्स तुमको अलग से रख लिखने ही हैं, ऐसे समझ लो। एंड इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन।
ये दो चीजें और एडिशनल आपको इसमें लर्न करनी। These two additional features distinguish a check from the bill. Thus all checks are bill while all bills are not. क्या सारे चेक्स बिल है मगर सारे बिल चेक हो ये जरूरी? समझ गया? आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये रीडिंग वाला ही पार्ट आ गया, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। पेयर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट बता दो, हाथ ऊपर करो, जवाब दे दो, और बाकी कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करो, फटाफट जवाब दो। पेयर मतलब जिसपे नाम लिखा हुआ नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलना डियर, बताया ना मैंने। वो अपना हिंदी स्टेटमेंट पूरा ट्रांसलेट करके बता रही इंग्लिश में। अरे यार सीधा सीधा बोलना है तुमको, इन ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, पेबल टू बेरर या तो इन ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, समझ में आया? और दूसरा वाला बताओ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, हाथ ऊपर जल्दी बोल, इन फुल या तो रजिस्टर्ड, समझ गया? आगे तो बेरर इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, और वेयर द नेम ऑफ द पेई इज स्पेसिफाइड विथ वर्ड्स और बेरर, मतलब देखो कैसा लिखा है, सैम और बेरर, समझा क्या? मतलब या तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सैम करेगा, या तो जिस किसी के भी पास में ये इंस्ट्रूमेंट पहुंच जाएगा वो यूज करेगा, समझा क्या? इस इंस्ट्रूमेंट को भी बेरर बुलाएंगे, समझ रहे हो क्या? जैसे मैंने चेक लिखा इन फेवर ऑफ विजय विजय दीनानाथ चौहान के फेवर में चेक लिखा मैंने, लेकिन वो विजय दीनानाथ चौहान और बेरर ऐसा लिख कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विजय को हाथ में गया तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं नीचे गिर भी गया तो भी उसका अभी भी वापर हो सकता है, क्योंकि आगे आपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, और बेरर, मतलब या तो विजय दीनानाथ चौहान इसका यूज करेगा, या तो फिर कोई बेरर इसका यूज करेगा जिसको ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कि मेरे को किसी का फोन मिलने वाला है, किसी का तो फोन मिलने वाला है, हाँ, समझ रहे तुम बात? आगे तो such instrument can be negotiated by mere delivery. Such instruments can be negotiated by mere in blank payable to bearer is delivery में इंपॉर्टेंट है, इंडोर्समेंट उसमें आता ही नहीं, नाम लिखने की कोई जरूरत, आया याद? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, मतलब अब उसमें कैसा लिखा रहेगा, डायरेक्ट लिखा रहेगा पेबल टू सैम, या तो फिर लिखा रहेगा पेबल टू सैम और हिज ऑर्डर। क्या फर्क है ये दोनों भी स्टेटमेंट में जो तुम्हारे सामने है, सैम और बेरर, सैम और ऑर्डर। सैम और इस ऑर्डर के अंदर अगर ये इंस्ट्रूमेंट मान लो कहीं गिर भी गया तो इसका यूज कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक के सामने किसके नाम पर ट्रांसफर करना है ये लिखा नहीं है। अपने को याद है ना, अपन एंडोर्समेंट्स कहाँ लिखते हैं, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो वहां पर एंडोर्सी का नाम लिखना जरूरी है कि नहीं? किसने लिखना चाहिए? सैम ने, हमारे केस में सैम इज द ओनर, तो ओनर ने लिखना चाहिए, लेकिन अभी तक के उसको कोई नाम नहीं लिखा उसने, समझ रहा? नहीं समझा? पक्का? तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कि जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज है फ्रंट साइड, और तुमको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में फ्रंट साइड पे दो भी पार्टीज हो सकती, तीन भी हो सकती, समझ रहा? फ्रंट साइड में अपन अभी दो ही पार्टीज वाला बिल कंसिडर कर रहे हैं, कि मैंने बिल निकाला अनूप के ऊपर, 50,000 का बिल निकाला, अनूप को बिल दिया, अनूप ने बिल साइन करके मेरे को वापस दे दिया, ये समझा? और अनूप ने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पेबल टू अंकुश और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, समझ में आया? फॉर द वैल्यू रिसीव, उसने स्टेटमेंट लिखा, ओरिजिनल स्टेटमेंट बताया मैंने तुमको, ठीक है? तो अनूप ने क्या लिख कर दिया, ध्यान से, पेबल टू अंकुश और हिज ऑर्डर, बस ये अपने लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऐसा अनूप ने लिख कर दे दिया। मैंने तुमको फ्रंट साइड बताया, बैक साइड बताया, बरोबर है? तो बैक साइड ब्लैंक है कि नहीं? मैंने कुछ भी नहीं लिखा उस पर, मतलब मेरे पास में वो इंस्ट्रूमेंट है, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट अपने ड्रॉवर में रखने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर गिर गया, जा वो नीचे गिर गया, और अब किसी ने उठा भी लिया तो उसके किसी मतलब का ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है सर? अभी भी
आया समझ में? वही अगर सर आप इंस्ट्रूमेंट को करते टर्न, मतलब बैक साइड पे आते और एंडोर्सर की जगह पर आप खुद का नाम लिखते और साइन कर देते तो, और अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट कहीं गिर जाता तो जिसको मिला उसका। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वो इंस्ट्रूमेंट को इन फुल से इन ब्लैंक में कन्वर्ट, अब कन्वर्जन समझाया है मैंने, ठीक है का। नेक्स्ट आगे, so it is an instrument which is payable to a person or payable to a person or his order or payable to order of a person। वो स्टेटमेंट एक ही है, वो बस घुमा घुमा के बता रहे। तो आप सिर्फ लिख दो या तो सैम या तो लिखो सैम और हिज ऑर्डर, और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल। मतलब तुमने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट बनाया बेरर, और बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाकर एक दूसरे को पास ऑन करते जा रहे थे। फाइनली जाकर के ये आदित्य चौहान के हाथ में जाकर इंस्ट्रूमेंट रुका, और आदित्य ने इंस्ट्रूमेंट पे अपना नाम लिख दिया। तो अभी तक के जब घूम रहा था इंस्ट्रूमेंट तब तक क्या था, बेरर था। जैसे ही आदित्य के पास में आके रुक गया तो अब ये क्या हो गया, मतलब ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अगेन तुमने कायमे से कायमे कन्वर्ट किया, इन बेरर से कन्वर्ट किया इनटू फुल, मतलब इन ब्लैंक से इनटू फुल आ गया। चलो वेरी गुड। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड बाय डिलीवरी। यही बताया था मैंने, एंडोर्समेंट भी लगेंगी और डिलीवरी भी लगेंगी। ऊपर वाले बेरर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ काय का इंपॉर्टेंस है, डिलीवरी का, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस काय का है, डिलीवरी का। डन। नीचे वही सारी चीजें लिखी हुई है, तो अपन आगे बढ़ते। हाँ हाँ हाँ, तो IM पे टिक कर दो। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कंफ्यूजन रहा तो हाथों हाथ पूछा जाएगा, कोई इसको आगे खींचने की जरूरत नहीं है। हम घर जाके आराम से पढ़ेंगे, नहीं, तुम बिस्तर में पढ़ जाना, सो जाना, पढ़ना नहीं ये वाला घर पे जाके, ये यहीं क्लियर करना है। तो कोई डाउट है तो पहले ही विचार लो। ओके पक्का? तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब अपने लिए हो गया इंडिया का, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए हो गया जहां पर एक फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होगी। अभी के लिए इतना समझ में आया? ध्यान से पढ़ो। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन or drawn upon a person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। क्या क्या क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है? drawn or made in India and made payable in or drawn upon a person resident in India। तो मेड पेबल इन जो अधूरा लग रहा है उसको पूरा कर देता मैं, मेड पेबल इन इंडिया और इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। समझा गया? रेसिडेंट इन इंडिया क्या रहता, क्या रहता बताओ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन बताओ। यार तुम कैसे हो बे, झुंड में ही बोलते सिर्फ, भेड़ बकरियां करती म्याऊ 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 झुंड में, उसमें भी ध्यान नहीं है तुम्हारा कि भेड़ बकरियां म्याऊ म्याऊ नहीं करती। वो मेरे बर्थडे का महीना बोलती है, देखा तुम करके भी बता रहे हैं। बट्टड़ एक बार मेरे बर्थडे का महीना बता। अरे बट्टड़, मैं पूरा नाम लूंगा, बोलो। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं रह जाती, जैसी मैं सवाल करता। बताओ बताओ। रेसिडेंट इन इंडिया, चलो क्लू दू। हाँ बोलो ना, तो क्या? तो तुम मेरे से पूछ रहे कि मेरे को बता रहे? यार तुम सवाल पे सवाल कैसे कर सकते? तुमको जवाब देना है, तुम बोलो सर 120 दिन वाला पॉइंट। तुम ऐसे बोलो 120 दिन वाला पॉइंट है, हाँ बोलो। कंफर्म आंसर दो, बोलो। जिसने बीते हुए फाइनेंशियल ईयर में
120 दिन बिताए इंडिया में, ऐसे व्यक्ति को हम मानते हैं रेसिडेंट इन इंडिया। उन्होंने कहीं पर भी वर्ड सिटीजन विटिजन यूज नहीं किया है, उन्होंने क्लियरली वर्ड यूज किए हैं रेसिडेंट इन इंडिया। का मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जिसने 120 दिन इंडिया में बिताए हैं, ऐसे व्यक्ति पे आपने बिल निकाला है। तो पिछले साल इंडिया में था लेकिन इस साल वो दुबई चला गया, समझा गया? तो क्या ये अभी भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है? यस, इज अगेन अभी भी एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? कितने क्राइटेरियाज है उसमें? 3 है। तीनों के 3 तुमको लर्न करने हैं लिखने के लिए, थ्योरी में लिखने के लिए। लेकिन अगर तुमको ये आया कि पहचानो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, तब की ट्रिक मैं आगे समझाता हूँ। समझा? तो अपने को 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, ये बोल रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या रहता बताओ, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या रहता बताओ, तो तुमको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है वहां। तो अपन उसके हिसाब से अभी लर्न कर रहे हैं तीनों भी पॉइंट्स, ठीक है? और अपने को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामने केस दे दिया जाएगा और अपने को बोला जाएगा कि भाई प्रूव करो कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, या फिर प्रूव करो कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। तो वहां पर की ट्रिक अलग है, वो ट्रिक मैं आगे समझाता हूँ, अभी नहीं समझा रहा मैं वो ट्रिक। क्या पहले पूरा इनलैंड और फॉरेन एक बार लर्न कर लेते, दिमाग में डाल देते, फिर वो ट्रिक समझाता हूँ कि वो केस में कैसे समझाना, तो ईजी हो जाएगा। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में कितने क्राइटेरियाज अंडरलाइन किए मैंने? 3। कितने? पहला क्राइटेरिया है ड्रॉन और मेड इन इंडिया। बोलो जोर से, गिरिराज, श्याम सुंदर, भट्टड़, किसने? हाँ तो फिर बोल जल्दी, जोर से बोल। अब अकेले बोलेगा गिरिराज, हाँ, कोई और नहीं बोलेगा बीच में, अकेले गिरिराज बोलेगा। जल्दी बोल, मेरा टाइम जा रहा तेरे वजह से। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, एंड मेड पेबल इन और ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। समझा? मेड पेबल इन इंडिया और इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। समझा? मतलब वो बिल का पेमेंट कहाँ होगा? या तो इंडिया में होगा, या तो ऐसे किसी व्यक्ति को पे होगा जो रेसिडेंट इन इंडिया है मगर कुछ वक्त के लिए अभी दुबई में है मान लो, या फिर कोई और दूसरी कंट्री में है। समझ में आया कि नहीं समझा? देखो सिंपल है, पिछले पूरे बीते हुए फाइनेंशियल ईयर में मैंने कोई फॉरेन ट्रिप नहीं की, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई फॉरेन ट्रिप नहीं की मैंने। उसमें मैं इंडिया में रेसिडेंट हूँ, वही तो पूरे 365 दिन इंडिया में था। अपने को तो रिक्वायरमेंट कितना है? सिर्फ 120 दिन का है, वो पीसी में पढ़ा था अपन ने ये, बरोबर है? तो मैं हूँ रेसिडेंट इन इंडिया बिकॉज आई स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज, पूरा साल। और क्राइटेरिया सिर्फ 120 का ही है, मैं तो सेटिस्फाई कर दिया। तो अब इस साल क्या हुआ कि मेरे को कोई पैसे रिसीव होने वाले थे, पैसे रिसीव होने वाले, लेकिन उस मोमेंट पर मैं चला गया दुबई घूमने के लिए। समझा क्या? तो अभी भी मैं क्या हूँ? रेसिडेंट इन इंडिया हूँ कि नहीं हूँ? अभी भी रेसिडेंट इन इंडिया हूँ, सिर्फ मैं दुबई घूमने चला गया तो पैसे मेरे को मान लो दुबई रिसीव हो रहे, तो इससे ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जाता। आया क्या समझ में? ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जाता क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया क्या बोला है? या तो वो इंडिया में पे होना चाहिए, या तो ऐसे किसी व्यक्ति को पे होना चाहिए जो रेसिडेंट इन इंडिया है। या तो वो इंडिया में पे होना चाहिए। इंडिया में पे होने का मतलब क्या है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया मैं हूं और मेरे को पेमेंट आ रहा है। समझ रहा? तो वो हो गया मेड पेबल इन इंडिया। समझा? फिर लिखा है और वर्ड, ओ आर, देखो ध्यान से, और इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब पेमेंट हो रहा है इंडियन रेसिडेंट को, मगर फिलहाल शायद वो इंडियन रेसिडेंट अभी घूमने कहीं फॉरेन गया हुआ है। समझ रहा? तो हिंदी में उसका मतलब ये है, या तो वो इंडिया में पेमेंट किया जाएगा, या तो वो फॉरेन में पे किया जाएगा टू द पर्सन हु इज रेसिडेंट इन। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? हाउ कि नहीं बेटा? The promissory note, bills of exchange or check drawn or made in India and made payable or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। मेरे को ये अभी के अभी लर्न चाहिए, अभी के अभी। और इसमें ऑब्वियसली तुमको क्राइटेरियाज लर्न करने हैं। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ये पहला क्राइटेरिया तुम्हारा, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। बोलो, रिपीट करो फटाफट, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। वंस मोर, ड्रॉन और, और एक बार,
ये समझ गया। उसके बाद में एंड, अभी क्या है, एंड है, मतलब ये दूसरी कंडीशन है जो तुमको फुलफिल करनी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में ऑप्शन है, या तो ये इतना, या तो फिर ये वाला हिस्सा, ये दोनों में से एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्या तुमको? यस और नो? देखो, मेरे को तुम्हारे जवाबों से ऐसा लग रहा कि तुम मेरे साथ में आज 2 3 4 5 बजे तक बैठने वाले हैं। हाँ, तो तुम अगर अब मेरे को जवाब नहीं देंगे बरोबर से, तो मैं पक्का 3 4 बजे तक लेक्चर खींच लूंगा। मेरी ताकत है पूरी, 100%, और मेरे को बहुत खुशी होगी इस बात से। तो अब तुम्हारा कॉल है, तुम्हारा चॉइस है, बोलो। ये क्राइटेरियाज है तो ये, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें चॉइस है, दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आया? पक्का बैठ रहे हैं अपन आज 3 4 बजे तक? नहीं नहीं, अब नहीं होना। एक क्राइटेरिया, फिर क्या आया, एंड मेड पेएबल इन इंडिया, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तुम अब कितना भी बोल लो, मैं लूंगा तो सही आगे। अब नहीं भी बोले तो चलता। ये समझा क्या? और ये भी समझा क्या? पक्का? तो अगर एक बिल आगरा में रह करके ड्रॉ किया गया है ऑन अ पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मुंबई, समझा क्या? पक्का सुना तुमने मेरी बात? और वो मुंबई वाला जो व्यक्ति है वो अभी दुबई में है, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इसको हम इनलैंड बुलाएंगे कि नहीं? हम इसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बुला सकते हैं। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ये सेटिस्फाई हो रहा? पक्का। फिर उसके बाद मेड पेबल इन इंडिया, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ हमारे केस में, लेकिन क्या सेटिस्फाई हो गया, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये सेटिस्फाई हुआ क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला था, वो मुंबई में रहता है और वो इंडिया का रेसिडेंट है, ये बोला मैंने। बस अभी कुछ वक्त के लिए वो दुबई घूमने गया हुआ है। समझ रहा? ऐसा व्यक्ति भी, सॉरी, ऐसा बिल भी या ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी कहलाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। आया समझ में? अब फॉरेन वाला, पहले मैं फॉरेन वाला समझा दे रहा, उसके बाद देखेंगे। अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली आपको सिर्फ इतना लर्न नहीं करना है, क्राइटेरियाज है आगे उसके। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। तो प्लेस वेयर द बिल इज ड्रॉन, कहाँ ड्रॉ हुआ, कहाँ ड्रॉ हुआ? रेसिडेंस ऑफ अ पर्सन ऑन whom drawn and place were made payable। तेरे को बताओ इससे अब कोई फर्क पड़ेगा ये 3 पॉइंट पढ़ के? हमें नोटिस करने वाली बात थी। ये क्या लिखा है? ट्रिक समझ आई क्या? आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि बिल कहां पर रहकर ड्रॉ किया गया है। सबसे पहला काम यही चेक करना है, इसी में आपका आधा काम आसान हो जाएगा, आधे से ज्यादा भी हो जाएगा, कभी कभी पूरा भी हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये दिख गया कि ये बिल यूके में बैठकर निकाला गया है, ज्यादा माथा नहीं लगाना, सीधा लिखने का फॉरेन बिल। क्या लिखेंगे? यूके, इंडिया में नहीं आता। क्या क्या के बोले तो यूनाइटेड, इंडिया में आएगा क्या वो? तो अगर यूके में बैठ के बिल निकाला गया है, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब वो क्लियरली एक फॉरेन बिल है। ज्यादा माथा लगाना नहीं, फालतू के कंडीशनल लगाना नहीं, बाकी के भाई वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं, कोई गरज नहीं है। वही अगर बिल निकाला गया है आगरा में, कहाँ? समझा? अब सर बार बार आगरा, क्योंकि तुम लोगों को मेरे को भेजना है आगरा, ताजमहल देखने नहीं, पागल खाना है फेमस, वहां भेजूंगा मैं। सबके सब इनकॉम्पिटेंट पार्टीज है, अनसाउंड।
और आज मैं तुमको पक्का अनसाउंड प्रूव करूंगा ज्यादा देर लेक्चर लेके। प्रूव अनसाउंड। तो ध्यान से अब सुनना। देखो अब बाय हुक और क्रुक तुमको बैठना तो है ही, ठीक है। तो अब कोई चॉइस है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम हंस के ही पढ़ लो। बरोबर है, रोके कोई मतलब है नहीं, मैं सुनने वाला हूं नहीं। बरोबर है। तो आगे, तो अगर तुमने बिल निकाला कहाँ बैठ के, आगरा में बैठ के, अभी डिसाइड मत करो, फाइनल मत करो ये इनलाइन ही है करके, फाइनल नहीं करने का। अभी अभी आगे की बात और चेक करनी पड़ेगी। कौन सी बात चेक करेंगे? इनलैंड वाली जो दो लर्न की है ना तुमने, वो चेक करना है। तुमने चेक किया, आगरा वाले ने दुबई के रेसिडेंट पर बिल निकाला है, के बताओ इनलैंड बिल है कि नहीं है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, और मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाना। बिल इज ड्रॉन इन इंडिया but it is drawn on a person who is resident outside India। मेरे को स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए, जितना मैंने समझाया बताया एग्जाम्पल में उसके हिसाब से। कौन बता रहा? और बाकी के लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख। डायरेक्ट, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? स्टेप बाय स्टेप समझा, बोलना। यार मैं ही पागल हो जाऊंगा यार, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा अगर तुम्हारे साथ। बोल बेटा अनवे। तू डायरेक्ट बोल रही वो इनलाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखना तूने तेरी। आगे बोल। हाँ बोल ना। पहला क्राइटेरिया फुलफिल होगा कि वो ड्रॉन है इनसाइड इंडिया। आगे बोल। ये दो क्राइटेरियाज आपने सामने हैं, ये वाले दोनों में से कोई एक फुलफिल होना चाहिए, ऐसा तो बोल रही? हाँ। वो दुबई का रेसिडेंट है मैंने बोला। हाँ। तो दूसरी कंडीशन तो अप्लाई होती च नहीं। हाँ। तेरा फाइनल आंसर क्या है? अपने को जो दोनों आंसर मिले वो दोनों गलत है। फॉरेन भी नहीं बोल सकते आप इसको अभी, और इनलैंड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने एक क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं कि वो पेएबल कहां पर है। इसका क्लैरिफिकेशन मैंने कहीं नहीं दिया, तुम अज्यूम कर रहे थे। मैंने बोला ही नहीं कुछ भी उसके बारे में, मेरा सवाल बहुत क्लियर था। आगरा में बैठ के बिल निकाला है, कंडीशन सेटिस्फाइड, और ऐसे व्यक्ति पर निकाला है जो दुबई का रेसिडेंट है। मैंने बस इतना बोला, मैंने ये बोला ही नहीं कि पेमेंट कहां पर होने वाला है या नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो मैंने सिर्फ दो ही कंडीशंस के बारे में बात की। तो तुम्हारा काम क्या है, जब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो तुमको इफ और बट वाला आंसर लिखना पड़ेगा, कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में पे होता है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही है, और यदि अगर वो इंस्ट्रूमेंट फॉरेन में पे होने वाला है तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ये तुम्हारा आंसर है। इसके लिए बोला भी था, खुद से बोला था स्टेप बाय स्टेप सोचो। तुम ध्यान ही नहीं देते ना उस बात पे, तुमको घाई रहती है आंसर लिखने की। लिखो घाई वाले आंसर्स। अब ऊपर के एग्जांपल्स तुम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, याद है ना? क्राइटेरियाज तो याद है ना? अ प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता एंड पेएबल इन मुंबई, इनलैंड है कि नहीं है? A bill drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur, although it is stated to be payable in Singapore, बताओ है कि नहीं? अरे क्या थोड़े से मैड हो गए, ढक्कन हो गए थोड़े से तुम? सीधा सामने लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? A bill drawn in on a person resident in, although it is stated to be payable in। आंसर दो, इनलैंड है कि फॉरेन है? तू ही दे आंसर, वैष्णवी कुयटे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, चाटे खाएंगी तू अब। नॉनसेंस। हाँ। अच्छा। अच्छा, क्या इंस्ट्रूमेंट है वो मानसी? क्यों मानसी? पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर, ये यहाँ पर क्लियरली बताया गया है।
बराबर। और एक चीज बोली गई है ड्रॉन इन वाराणसी, वाराणसी किधर पे आता बे, इंडिया में आता ना। फिर तो दो कंडीशन हो गई ना सेटिस्फाइड, ड्रॉन इन इंडिया एंड ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। ये और वाली कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई होना आप जरूरी। एग्जैक्टली तो उन्होंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, पेबल इन। आया क्या समझ में, इनलैंड ही है वो। किसको नहीं समझा पूछ लो, मैं बता देता। वेदिका, A, a resident of Agra, crew that is made a bill of exchange in Agra. On B, a merchant in New York. पढ़ा इतना ध्यान से। मैं रैंडमली पूछूंगा, कोई क्यूमुलेटिवली आंसर नहीं देगा कॉमनली। मैं किसी को भी पूछूंगा डायरेक्टली। And B accepted the bill of exchange as payable in Delhi. It is an inland bill of exchange. Why? 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 बोल रोहित। उन्होंने ये तो बोल ही दिया इनलैंड है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों। आगरा में बना बिल। वो इंडिया में रह रहा। अच्छा कहाँ लिखा है ऐसा। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही के लिए वो एक इनलैंड बिल है, ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इन इंडिया। आगे फिफ्थ वाला तुम बताओ। इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन्ड इन द अबव टू एग्जांपल्स आर एंडोर्स्ड इन फ्रांस, दे विल रिमेन इनलैंड बिल्स। अब इसके लिए तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा फोर्थ वाला, तुम ही बताएंगे इसका आंसर क्यों वो इनलैंड बिल्स है। तो तुमको पढ़ना है फोर्थ वाला पूरा। चलो बस टाइम अप। बोल आदित्य। हाँ, तो डजेंट मैटर कि वो पेबल इन लंदन है या नहीं। ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्या था कि जिस पर तुमने बिल निकाला था वो तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मगर तुमने उससे बिल साइन करके ले लिया और तुमने ये बिल एंडोर्स कर दिया फ्रांस में। कहाँ पर, तो अब पेमेंट कहाँ होने वाला है, फ्रांस में। तो क्या अभी भी वो एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। क्या अभी भी वो एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। हाँ बेटे, बहुत ही ठस बुद्धि है तुम लोग। इतना टाइम लगता क्या सोचने को। कंडीशन सामने है सारी, वापस सुन लो। ए, मैं फोर्थ वाला पूछ रहा हूँ पहले तुमसे कि क्या क्या पढ़ा है तुमने उसमें। ए ने कहाँ बैठ करके बिल ड्रॉ किया, कहाँ। ए ने जिस पार्टी पर बिल ड्रॉ किया वो कहाँ रह रही, कहाँ। मैं बता दूं, मथुरा यूपी में आता और यूपी इंडिया में आता। ठीक है, इसमें ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। और अगर तुमने थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ाऊंगा तो वो बिल की बात कर रहे हैं। बरोबर है। प्रॉमिसरी नोट लिखा है क्या, क्या लिखा है, मतलब ये है बिल ऑफ। तो यहाँ पर सेलर कौन और बायर कौन, हाथ ऊपर। बोल जोशी। ए है और बी है, ये तो क्लियर हो गया। अब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर। अब क्या हुआ कि बी ने बिल साइन करके लौटाया ए को, समझा, लेकिन वो पेएबल है इन लंदन। इतना समझा कि नहीं समझा।
एक बार वो स्टेटमेंट रीड करवा देता मैं ऊपर का। एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एज पेबल इन लंदन, मिला। अब हुआ क्या फिर फर्दर मोर कि ए ने ये बिल एंडोर्स किया सी को, और वो फ्रांस में पेबल है। कहां पर? समझ में आया क्या? तो मेरा सवाल ये है कि क्या अभी भी ये बिल इनलैंड है, या ये फॉरेन बन चुका है, या तुम्हारा आंसर अभी भी कुछ और है? वॉट एवर इट इज, बताओ। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने पूरा एग्जाम्पल ही बताया। क्यों बेटा इनलैंड है वो? पहली चीज तो बिल ड्रॉ इंडिया में हुआ था, मुंबई में, और एक ऐसे व्यक्ति पर ड्रॉ हुआ था जो जो मथुरा में रहता, वो भी इंडिया में ही आता, क्योंकि तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी देखने की ही जरूरत, चाहे अब वो लंदन में पेएबल हो या फ्रांस में पेएबल हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये अभी भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा? इनलैंड ही कहलाएगा। समझ में आया क्या? श्योर हो? पक्का श्योर हो अब? तो कंपलसरी कंडीशन क्या है हाथ ऊपर? कंपलसरी कंडीशन क्या है हाथ ऊपर? मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया, ये एक कंपलसरी कंडीशन होगी, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास में, राइट? फिर तुमको और दो कंडीशंस चेक करनी है इसके साथ साथ, या तो पेबल इन इंडिया, या तो ड्रॉन ऑन अ रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया? चाहे पेबल कहीं पे भी हो, इट शुड बी ड्रॉन ऑन अ रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया क्या? पक्का। अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो मेरा एक दोस्त है, वो रहता न्यू जर्सी। कहाँ? वहाँ पर की सिटीजनशिप है उसके पास में, यहाँ से चला गया था काफी सालों पहले, तो वो वहीं रहता, अब न्यू जर्सी में रहता। का नाम है अनुज पटेल। मैं सब ओरिजिनल सिचुएशन यूज कर रहा हूँ, बकायदा एक दोस्त है मेरा ऐसा, अनुज पटेल, न्यू जर्सी रह रहा है। समझ रहा? वो वहीं का सिटीजनशिप होल्ड कर रहा है। वो इंडिया आता है 15-20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? तो वो इंडिया आया, तो जिस दिन उसकी फ्लाइट लैंड हुई यहाँ पर और वो अकोला पहुंचा, वो मेरे से आके मिला। मैं बोला, यार अंकुश, मैं ना वहाँ करेंसी एक्सचेंज कराना भूल गया हूँ, क्या तू मुझे पैसे दे सकता है कुछ दिनों के लिए? मैं क्योंकि 10-15 दिन यहीं रहूंगा, मेरे को खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए। मैंने बोला, तू मुझे बदले में क्या देगा? तो बोले, तू जो बोले वो। ठीक है। तो उसको मैंने दे दिए 1 लाख रुपए, और मैंने उसके ऊपर निकाला बिल। क्या निकाला? बिल ऑफ एक्सचेंज। आया क्या समझ में कि नहीं आया? पक्का? उसने बिल साइन करके मेरे को दे दिया, 1 लाख रुपए चेक किया उसने, साइन किया, दे दिया। 15-20 दिन का हमने बिल निकाला, मान लो। ठीक है। बिल मेरे पास आ गया। अब बिना पेमेंट किए वो चला गया 20 दिन के बाद वापस न्यू जर्सी। आ गया 20 दिन के बाद, चला गया, पेमेंट नहीं किया। और वो वहां पहुंचने के बाद में व्हाट्सएप पर हमने कांटेक्ट किया। तब मैंने उसको याद दिलाया, मैं बोला, अनुज ऐसा ऐसा पेमेंट बाकी है। वो बोले, अरे अंकुश सॉरी, मैं भूल गया, मैं हाथों हाथ तुझे अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो उसने न्यू जर्सी में जाकर के मुझको पेमेंट। समझ आया पूरा सिचुएशन? पक्का? हेलो? का ना? बताओ, लैंड है, फॉरेन है, और अब मेरे को ढंग से आंसर चाहिए। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा, हाँ हाँ ऐसा नहीं, हाँ हाँ ऐसा नहीं, ऐसा आंसर नहीं चाहिए, डांस वाला आंसर नहीं। बिल्कुल डांसिंग नहीं करेगा कोई, 10 जवाब देंगे। कमान। क्यों? मेरे को पूरा बाइफरकेशन दिया कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। पहली चीज, आंसर आया अपने पास में चौहान सर से, फॉरेन बिल है करके, ठीक है। अब चौहान सर क्या क्या बोल रहे हैं बताओ। इंडिया में वो बोल रहे हैं कि इंडिया में बिल पे नहीं हुआ, इंडिया में पेमेंट उसका नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है कौन? अनुज। समझ में आया? ठीक है। कोई और जवाब है तुम्हारे पास? एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, वो क्या है?
क्या किसी और का आंसर कुछ और है, इससे अपोजिट आंसर है किसी का, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अभी ये बोला ही नहीं कि सही है कि गलत। इट माइट बी ट्रू कि ये भाई फॉरेन बिल सही है, और इट माइट ऑल्सो बी कि लैंड बिल भी आंसर सही है। अनुप, इनलैंड बिल है तो अपने को और एक आंसर मिल रहा है कि वो एक इनलैंड बिल है। अब ये बताएगा पूरा कि भाई ये इनलैंड क्यों है। पहली बात तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, ड्रॉन इन इंडिया वाली, करेक्ट। पैसे जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, ओके। अनुज ने ये अनुप ने नोटिस किया कि भाई पेबल इन इंडिया वाली, बोले सर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा अनुप का बोलना है। कि बोले सर भले ही वो चला गया न्यू जर्सी, मगर वहां से वो जब पेमेंट डाल रहा है तो पेमेंट रिसीव कहाँ हो रहा है, बोले इंडिया में। तो बिल फाइनली पेबल इन इंडिया ही है, ऐसा अनुप का बोलना है। बरोबर है, ये बोलना है तेरा। चलो, फाइनली आंसर तुमको क्या लग रहा बताओ। कितने लोग बोलते हैं इनलैंड बिल है, और अनुप का जस्टिफिकेशन एकदम सही। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। और कितने लोग मतलब बाकी के ऑब्वियसली बोल रहे हैं फॉरेन बिल है। देखो बीच का कोई रास्ता नहीं था, है ना, फिर बीच में आया था चाइना की बॉर्डर रहेंगी, वहां पे लोग डिस्काउंट डिस्काउंट कर देंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं था, बाकी के लोग बोल रहे हैं फॉरेन बिल है। क्या लगता है आंसर क्या? क्यों? अपने को पहले ना उसके टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय पेएबल इन इंडिया। समझ रहा है? पेएबल इन इंडिया का अपने को मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा पहले। क्या लगता है तुमको पेएबल इन इंडिया का मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? कि जिसका पेमेंट इंडिया में होगा, ऐसा उसका मतलब है? या फिर उसका मतलब ऐसा है कि वो पे कहीं पर भी हो, एक इंडियन को पे होना चाहिए, ऐसा है? ऐसा मतलब पेएबल इन इंडिया का क्या मीनिंग है? इंडिया में पैसे आने चाहिए। का फाइनल आंसर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। समझ गया? ने जो कंडीशन पकड़ी अनूप ने वो एकदम सही है। सर पहली बात तो ये बिल ड्रॉ हुआ था इंडिया में, ये तो एक फिक्स कंडीशन है, ये तो एकदम फुलफिल्ड है। और दूसरी चीज कि भले ही वो फॉरेन गया सर, लेकिन उसने जो पैसे डाले हैं वो पैसे कहाँ डाले हैं, इंडिया में डाले हैं। वो पे कहाँ हुआ है, वो भले वहां जाकर के उसने पेमेंट ट्रांसफर किया है, मगर स्टिल इट इज पेड इन इंडिया, पेड टू अ पर्सन हु इज इन इंडिया। समझ में आया क्या? तुमको मालूम है क्या क्या करना था? को यही पॉइंट नोटिस करना था कि वो किस व्यक्ति को पे हो रहा है, और वो व्यक्ति कहाँ है। तो ऐसे व्यक्ति को पे हो रहा है जो इंडिया में है, मेरे को पे हो रहा है, मैं इंडिया में ही हूँ अभी भी, तो पेमेंट कहाँ आ रहा है, तो इट इज पेबल इन इंडिया ही। हाँ, मैं अगर न्यू जर्सी गया होता और वहां मुझको वो अगर पैसे दे रहा होता, तो फिर वो क्या होता, वो फॉरेन बिल बन जाता। आया समझ? अब फिक्स हो गए सारी क्राइटेरियाज, कंफर्म। चलो आगे बढ़ते फिर। अब फॉरेन बिल पे आते हैं। फॉरेन बिल में है ना, देखो 3 कंडीशन है एक्चुअली, पर मैंने कभी बोला नहीं कि तुम ये लर्न करो, पर ये लर्न क्यों करना पड़ता है, क्योंकि तुमको अगर पूछा गया कि भाई फॉरेन बिल क्या रहता, तो तुमको उसमें थ्योरी में लिखना पड़ता हो। समझा? हालांकि पहचानने के लिए 3 कंडीशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पहचानने के लिए सिर्फ ये एक ही कंडीशन सफिशिएंट, कि बिल कहाँ निकाला, बिल निकाला फॉरेन में, बात खत्म हो जाती वहीं। देखने की जरूरत नहीं है पेबल इन इंडिया है भी या नहीं है। तो residence of a person on whom the bill is on whom drawn and place were made payable on a person resident in or outside India, तो उन्होंने क्या बोल दिया, रेसिडेंट इन, और ये रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मैटर नहीं करेगा, प्लस पेबल इन इंडिया। पहली चीज में क्या बोल दिया उन्होंने, पेबल इन इंडिया बोल दिया, चाहे वो व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट हो या ना हो। ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया प्लस पेबल आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसे व्यक्ति पर निकाला जो रिसाइड कर रहा है कहां पर, इंडिया से बाहर, और वो पेबल भी है इंडिया से बाहर। ये सबसे अच्छा क्राइटेरिया लगता है मेरे,
में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बनाया भी बाहर, ऐसे व्यक्ति पर बनाया जो बाहर रह रहा है, और वो पेएबल भी कहाँ पर है, बाहर। सब कुछ बाहर बाहर ही है ना उसमें, इंडिया का कोई रोल ही नहीं है। तो ये तो एकदम क्लियर कट फॉरेन है ना, कोई रोल ही नहीं है ना डियर इंडिया का वहां पर। लंदन में बिल निकाला, अमेरिका में बिल पे हो रहा, एक अमेरिकन रेसिडेंट पर पे हो रहा है। इंडिया आया क्या कहीं पर? तीसरा, ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया बट पेएबल आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे व्यक्ति पर जो कहाँ रिसाइड कर रहा है, इंडिया में, लेकिन वो कहाँ चला गया, फॉरेन, और वहां पेमेंट हो रहा है, समझा? लेकिन निकाला कहाँ था, फॉरेन में। मतलब लंदन के रेसिडेंट ने इंडियन रेसिडेंट पे बिल निकाला, समझ रहा? लंदन से किस पे बिल निकाला गया, इंडियन पर निकाला गया। वो इंडियन घूमने गया, मान लो कहाँ, कभी फॉरेन कंट्री का नाम लो ना यार, दूसरी अब कोई वही चल रही कब से, दुबई चला रहे अपन, कुछ नया लो। टोक्यो, इंडियन चला गया टोक्यो, टोक्यो में उसने पेमेंट रिसीव की, समझा? पूरा ही फॉरेन हो गया वापस से। क्लियर है? पॉज ले रहे अपन थोड़ा सा, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले, चाहो तो बाहर जाके आ सकते।